तो हेलो। जैसा कि हम सब देख रहे हैं, पिछले 12-13 दिनों से रसिया यूक्रेन के बीच में वार चल रहा है और इस वार को रसिया ने एक मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दिया है कि हम कोई वार नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम लोग बस एक मिलिट्री ऑपरेशन ही कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, किसने क्या कहा और आज का सिचुएशन क्या है, और साथ ही साथ एक जो कार्जा एक्ट जो कि अमेरिका का एक एक्ट है उसको भारत के ऊपर लगाने की जो बात की गई थी, उसको लेकर के वहाँ के एक सीनेटर ने, मतलब कि जैसे भारत में जो एमपी होते हैं तो अमेरिका में सीनेटर होते हैं, तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि भारत के ऊपर कार्जा एक्ट लगाना एक बेवकूफ़ी वाली हरकत होगी। तो आइए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। ये हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और ये हैं जो बाइडेन, और इनको तो हम लोग जानते ही हैं, ये हैं व्लादिमीर पुतिन साहब। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में ये है कि जो यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं ये नाटो में मिलना चाहते हैं और इनको सपोर्ट करता है, और जो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि चने के झाड़ के ऊपर इनको चढ़ाने का काम जो है वो अमेरिका और नाटो के बाकी में मेंबर्स भी करते हैं। रसिया ये चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल ना हो किसी भी तरह से। अब होता क्या है कि चूँकि नाटो जो है वो रसिया की बात तो मानता नहीं है और यूक्रेन भी नहीं मानता है। इसको लेकर के जो टेंशन्स जब काफ़ी बढ़ जाती हैं तो रसिया क्या करता है कि लुहांस्क और डोनास्क, और ये जो दो क्षेत्र हैं जो कि वास्तव में ये यूक्रेन के क्षेत्र हैं लेकिन रूस के बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक हैं, तो ये इन दोनों क्षेत्रों को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। और ये जो दोनों क्षेत्र हैं वो सेपरेटिस्ट हेल्ड एरियाज़ हैं, मतलब कि यूक्रेन के ये ऐसे एरियाज़ हैं जो कि अपने आप को यूक्रेन से अलग करना चाहते हैं। तो ये होता है और इसी को मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे करके रूस जो है वो यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है। अटैक स्टार्ट होता है, बहुत सारे खबरें आती हैं, कितने फाइटर जेट्स और कितने सोल्जर्स जो वार के सिचुएशन में होता है, बहुत सारे लोग घर से बेघर भी हो जाते हैं। चारों तरफ से अटैक स्टार्ट होता है। ये जो क्रीमिया जो है, जो कि 2014 में रूस ने इसको एनेक्स कर लिया था, वहाँ से भी अटैक होता है। चारों तरफ से जो है वो अटैक स्टार्ट होते हैं। अब इस अटैक के दौरान जो यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, तो वो नाटो से ये कहते रहते हैं कि आप हमारी सहायता कीजिए, और पूरी की पूरी दुनिया जो है वो इस बात को देखती रहती है कि शायद ये वार वर्ल्ड वार में ना डिक्लेयर हो जाए अगर नाटो इसके अंदर आ जाता है तो। और उसके बाद यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि नाटो हमारी सहायता करे, नाटो हमारी सहायता करे। और वो ये कहते हैं कि जो यूक्रेन का जो बॉर्डर है तो इसको नाटो जो है वो नो फ्लाई जोन घोषित करे। अब नो फ्लाई जोन घोषित करने से क्या होगा, तो अगर कोई भी कंट्री है XYZ, उसके ऊपर कोई दूसरी कंट्री को अगर बॉम्बिंग करना हो तो उसके लिए उसके फाइटर प्लेन को वहाँ पर जाना ज़रूरी है, और फाइटर प्लेन के लिए उसका जो एयर स्पेस है उसके अंदर जाना ज़रूरी है। तो अगर कोई कंट्री अपने एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर देगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई फाइटर जेट या फिर कोई भी दूसरा प्लेन जा ही नहीं सकता। तो जब प्लेन ही नहीं जा सकता तो बॉम्बिंग कैसे होगी। तो इसका मतलब कि अगर नाटो जो है वो यूक्रेन के फ्लाई जोन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करता है तो इसका मतलब कि कोई भी फाइटर प्लेन या फिर डोमेस्टिक प्लेन या फिर नॉर्मल कोई ऐसा भी जो एयरक्राफ्ट है वो यूक्रेन के बॉर्डर में नहीं जा सकता। तो इसको जो है वो नाटो का डायरेक्ट
इंटरफेरेंस माना जाएगा वार के अंदर, ऐसा रूस के राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन कहते हैं। और नाटो जो है वो इस डिमांड को रिजेक्ट भी कर देता है। अब क्या होता है, तो अब इस डिमांड को रिजेक्ट करने के बाद नाटो ये कहता है कि नाटो वुड नॉट फाइट रसिया, डोंट वांट टू ज्वाइन अलायंस, यूक्रेन प्रेसिडेंट। नाटो ये कहता है कि नाटो जो है वो रसिया के खिलाफ नहीं लड़ेगा। और इसके बाद यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो ये कहना स्टार्ट करते हैं कि नहीं, हम नाटो को ज्वाइन करना नहीं चाहते हैं। और यूक्रेन प्रेसिडेंट सेड ही इज़ ओपन टू कंप्रोमाइज ऑन द स्टेटस ऑफ टू ब्रेकवे प्रो रशियन टेरिटरीज दैट पुतिन रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट। और ये अब ये भी कहना स्टार्ट कर देते हैं कि जो आपने जो ये दो ब्रेक अवे बनाए हैं, मतलब कि दो जो आपने पार्ट्स को जो इंडिपेंडेंट घोषित किया है, इन दो पार्ट्स को, तो हम इसके बारे में भी कंप्रोमाइज करने के लिए आपसे बातचीत करना चाहते हैं। ठीक, अब इसी बीच एक खबर आती है कार्जा एक्ट को लेकर के। अब ये कार्जा एक्ट क्या है और कार्जा एक्ट का भारत पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है और भारत के ऊपर इस एक्ट को अभी तक क्यों नहीं लगाया गया है। तो कार्जा एक्ट को लेकर के वहाँ के जो सीनेटर हैं, मतलब वहाँ के जो एमपी हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी के वहाँ के एमपी हैं। रिपब्लिकन पार्टी मतलब कि अमेरिका में दो पार्टीज़ होती है, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिकन पार्टी जिसके कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे पिछली बार, और डेमोक्रेटिक पार्टी जिससे कि बराक ओबामा और अभी के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, ये लोग आते हैं। तो जो बाइडेन की जो गवर्नमेंट है ये हैं टेड क्रूज। तो कार्जा एक्ट लगाना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूल हार्डी, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेवकूफ़ी होगी कि अगर अमेरिका कार्जा एक्ट भारत के ऊपर लगाता है। ये कहा है इन्होंने, टेड क्रूज ने। ये रिपब्लिकन पार्टी के एमपी हैं, जैसा कि मैंने बताया था। तो अब आखिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा और कार्जा एक्ट होता क्या है, आगे देखते हैं। तो कार्जा एक्ट के बारे में ऐसे रिपोर्ट्स आ रही थी कि बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब जो उनका जो गवर्नमेंट है, वो भारत के ऊपर कार्जा एक्ट लगाना चाहती हैं, जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन अर्थ है। भारत जो है वो दुनिया के सभी देशों में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी और सबसे डाइवर्स डेमोक्रेसी है, और ऐसे कंट्री के ऊपर कार्जा एक्ट लगाना एक बेवकूफ़ी होगी, ऐसा कहा है टेड क्रूज ने, जिन्होंने कि नॉमिनेशंस को लेकर के, मतलब कि पार्लियामेंट में किसी भाषण के दौरान ये बात कही थी। अब ऐसा क्यों कहा और कार्जा एक्ट क्या है? तो कार्जा एक्ट जो है वो एक फेडरल लॉ है यूएसए का, जो कि सैंक्शंस लगाता है। इसने अभी तक ईरान के ऊपर, नॉर्थ कोरिया के ऊपर और रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। ये जो बिल है, जो कार्जा एक्ट का जो बिल है, वो सीनेट में यानी कि वहाँ के पार्लियामेंट में 27 जुलाई 2017 को पास किया गया था। ठीक है, और जब ये पास हो जाता है तो ये 2 अगस्त 2017 को एक कानून बन जाता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिपब्लिकन पार्टी के थे, जो कि यूएसए के उस टाइम पर प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक है, अब कार्जा एक्ट को लेकर के भारत के ऊपर जो कहानी सामने आ रही है वो वास्तव में आ रही है इस तस्वीर और इस S-400 को लेकर के। अब क्या है इसके अंदर खासियत? तो S-400 जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, मतलब कि ग्राउंड टू एयर। इसी को लेकर के भारत के ऊपर कार्जा एक्ट लगाने की बात हो रही थी। ठीक है, तो ये है S-400 के कुछ इमेजेस।
इसकी बहुत बड़ी खासियत है जो आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो ये एक इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो तो ये है कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिज़ाइन बाय रसिया, और ये एक मोबाइल है। मतलब कि आपने जैसा कि देखा था कि एक ट्रक के ऊपर ये लगा हुआ है, तो अब ये ट्रक जहाँ जहाँ जाएगा ये पूरा का पूरा मिसाइल सिस्टम भी उसके साथ वहाँ तक जा सकता है। ठीक है, इसको हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं। मॉडर्न डे लॉन्ग रेंज SAM है। SM मतलब कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ठीक है, considered much ahead of the US developed terminal high altitude area defense system THAAD। इसी टाइप का एक सिस्टम जो है वो US यानी कि अमेरिका ने भी बनाया है, जिसका कि नाम THAAD है। अब ऐसा कहा जाता है कि जो ये S-400 है ये THAAD से काफ़ी आगे है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है इसके रेंज को लेकर के और इसके शार्पनेस को लेकर के और बाकी चीज़ें जो होती हैं उन सब को लेकर के। ये एक इट इंटीग्रेट्स अ मल्टी फंक्शन रडार, ऑटोनोमस डिटेक्शन एंड टारगेटिंग सिस्टम्स, एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स एंड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये मल्टी फंक्शन इसके अंदर जो है वो रडार लगा हुआ है, बहुत सारा रडार, मतलब बहुत सारे फंक्शन कर सकने वाला रडार, जो कि ऑटोनोमस डिटेक्शन, वो खुद ब खुद डिटेक्ट करेगा, आपको उसमें कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। एंड टारगेटिंग सिस्टम, डिटेक्ट भी करेगा और टारगेट भी करेगा। किस चीज़ को? एयरक्राफ्ट को, लॉन्चर्स को और इन सब चीज़ों को। इट इज़ कैपेबल ऑफ फायरिंग 3 टाइप ऑफ मिसाइल्स टू क्रिएट अ लेयर डिफेंस। लेयर डिफेंस मतलब कि एक के ऊपर एक, इस टाइप से ये 3 तरह के मिसाइल्स मार सकता है। द सिस्टम कैन इंगेज ऑल टाइप ऑफ एरियल टारगेट्स इंक्लूडिंग एयरक्राफ्ट, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, सिंपल शब्दों में ड्रोन्स, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स को भी ये मार सकता है। इट हैज़ ए रेंज ऑफ 400 किलोमीटर एट एन अल्टीट्यूड ऑफ अप टू 30 किलोमीटर, यानी कि 400 किलोमीटर दूर से आ रहे एयरक्राफ्ट को, मिसाइल को और ड्रोन्स जैसी चीज़ों को ये जो मिसाइल सिस्टम है वो मार सकता है। और इसकी जो क्षमता है वो 400 किलोमीटर, यानी कि इसके अंदर जो रडार लगा हुआ है वो रडार 400 किलोमीटर दूर से ही किसी चीज़ को डिटेक्ट कर लेगा और 30 किलोमीटर तक के हाइट पर भी होगा तब भी उसको डिटेक्ट करने की क्षमता है इसके अंदर। और द सिस्टम कैन ट्रैक 100 एयरबोर्न टारगेट्स एंड इंगेज 6 ऑफ देम साइमल्टेनियसली, मतलब कि एक बार में 100 टारगेट्स को ये डिटेक्ट कर सकता है और एक बार में उनमें से 6 को फायर कर सकता है। तो ये है S-400 की इसकी खासियत। आगे देखते हैं। तो ये देखने में कुछ इस टाइप का लगता है कि एक काफ़ी बड़ा सा ट्रक होता है, उसके अंदर कंप्यूटर और ये सब होते होंगे और यहाँ पर इसके लॉन्चर्स लगे हुए हैं। इसको बैटरी भी बोलते हैं। जब लॉन्चर्स का एक ग्रुप होता है तो उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं। तो ये एक छोटी सी वीडियो है जो कि इसके एक्टिविटी को दिखा रही है। वीडियो शायद प्ले नहीं हो पा रही है, बाद में देखेंगे, वीडियो को बाद में देखेंगे। तो अब बात क्या है कि द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ इम्पोजिंग सैंक्शंस ऑन द रिपब्लिक ऑफ टर्की। अच्छा, एक और ख़ास बात है कि जिस S-400 को लेकर के भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की बात अभी चल रही है, इसी S-400 को लेकर के टर्की के ऊपर, टर्की जो कि बहुत एक नाटो का मेंबर है, टर्की जो है वो नाटो का मेंबर है, उसके ऊपर अमेरिका के द्वारा इसी कार्जा एक्ट के माध्यम से सैंक्शंस लगाए गए हैं इसी S-400 को लेकर के, S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को लेकर के। ठीक है, और ये जो भी डिटेल है ये US के स्टेट डिपार्टमेंट यानी कि वहाँ का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, जो डिफेंस का जो गवर्नमेंट है, मतलब
मतलब उसको क्या कहें, मतलब डिफेंस का जो मिनिस्ट्री है वहाँ से ये बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। S-400 would endanger the security of US military technology and personnel and provide substantial fund to Russia's defense sector as well as Russian access to the Turkish armed forces and defense industry। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जिसको कि हम लोगों को बार बार पढ़ना होगा। इसमें खासियत है कि S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो इंडेंजर द सिक्योरिटी ऑफ यूएस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, यानी कि यूएस की जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, ध्यान रहे यूएस को नहीं, यूएस की मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो है ये उसके लिए खतरनाक है S-400 सिस्टम, ठीक है। और साथ ही साथ इसको खरीदने से, चूँकि जब आप कोई चीज़ खरीदेंगे तो उसके लिए आप रसिया को पैसा देंगे, तो वो जो है जो रसिया को जो फंड्स मिलेंगे उससे रसिया स्ट्रेंथन होगा। तो दो चीज़ें हैं कि S-400 जो है वो यूएस मिलिट्री की जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए ख़तरनाक है, और रसिया को इस चीज़ को बेचने से जो रुपया आप दे रहे हैं, मतलब कि जो डॉलर आप दे रहे हैं उसको, वो भी खतरनाक है, ठीक है। और साथ ही साथ इसके माध्यम से रसिया जो है वो टर्किश आर्म्ड फोर्सेस यानी कि टर्की की जो मिलिट्री है उसके साथ भी जुड़ जाएगा। अब तो ये है उनकी डर, यूएस का ये वास्तव में डर है। दिस डिसीजन रिजल्टेड इन टर्की सस्पेंशन एंड पेंडिंग रिमूवल फ्रॉम द ग्लोबल F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर पार्टनरशिप। यूएसए का जो वास्तविक डर है वो ये है F-35। अब F-35 को लेकर के यूएस का जो वास्तविक डर है वो ये है कि कहीं S-400 अगर F-35 को भी टारगेट करने लग जाता है, या अगर हम सिंपल शब्दों में ये कहें कि रूस का जो डिफेंस का जो S-400 जो डिफेंस मिसाइल सिस्टम है ये अगर F-35 को भी मार गिराने में सक्षम है, तब तो F-35 का जितना वर्ल्ड में मार्केट बनने वाला है वो तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। तो अमेरिका का मेन डर ये है, और इसी के वजह से उसने टर्की को ये कहा कि हम तुमको जो हमारा पार्टनरशिप है F-35 ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर की जो पार्टनरशिप है उससे हम टर्की को अलग करते हैं और कार्जा एक्ट लगाते हैं टर्की के ऊपर, ठीक है। अब कार्जा एक्ट, अब सोचने वाली बात यह है कि जब टर्की और रूस के बीच में S-400 की खरीद बिक्री चल रही है तो उसमें अमेरिका कैसे सैंक्शन लगाएगा। तो यही है कार्जा एक्ट। कार्जा एक्ट का मतलब होता है कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस। कार्जा एक्ट का मतलब होता है कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, यानी कि अमेरिका के जो एडवर्सरीज हैं, जो विरोधी हैं या जो अमेरिका के खिलाफ हैं, अमेरिका के खिलाफ व्यवहार रखते हैं, उन देशों के ऊपर कार्जा एक्ट लगाया जाता है। कार्जा एक्ट के मैंने वैसे तो बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, लेकिन इसके दो प्रोविजंस बहुत ख़तरनाक होते हैं जिसकी वजह से कि देश की पूरी इकोनॉमी सफ़र करती है। जैसे कि हमने देखा था कि टर्की की जो करेंसी है लीरा, तो उसकी स्थिति बहुत ख़राब होने लगी थी। अभी जो है जो रसिया की जो करेंसी है रूबल, तो रूबल की भी स्थिति अभी काफ़ी ख़राब होने लगी है, और हालात अगर ऐसे ही रहे तो रूबल की स्थिति और भी ख़राब होने लगेगी, ठीक है। तो अब कार्जा एक्ट जब टर्की पर लगा दिया गया, क्योंकि टर्की ने S-400 मिसाइल सिस्टम रसिया से ख़रीदा था, अमेरिका को ये डर था कि F-35 की जो टेक्नोलॉजी है ये उसके लिए ख़तरनाक है S-400 मिसाइल सिस्टम। तो ये एक व्यापारी का दिमाग है। इस वीडियो को देखने वाले लोग जो भी सोच रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन डेकोरम को मेंटेन करते हुए ही लिखें।
तो अब कार्जा एक्ट जो था वो S-400 को लेकर के टर्की के ऊपर लग गया और सेम कार्जा एक्ट भारत के ऊपर भी लगाया जा रहा है। मतलब अभी जा नहीं रहा है, मतलब लगाने की बात चल रही है। और इसी एक्टिविटी को ये है F-35 USA मेड। ये सिंगल इंजन और सिंगल सीटर भी है, एक ही इसके अंदर इंजन है और इसके अंदर कुछ खासियत है, तो वो दूसरे वीडियो में देखेंगे। इसी को लेकर के अमेरिका का सबसे ज़्यादा डर है, जिसके लिए कि वो बाकी सारे देश जो कि S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहते हैं, उनके ऊपर कार्जा एक्ट लगाता है, जिसके लिए कि भारत का भी नाम सामने आ रहा है। तो भारत ने भी S-400 खरीदा था, लेकिन अभी बात ही चल रही है और बात चलने के दौरान भी उन्हीं के सीनेटर का ये कहना है कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। असली पॉइंट ये है कि आखिर ये बेवकूफ़ी कैसे होगी। भारत पर सैंक्शन लगाना अमेरिका के लिए खुद अपने ऊपर बेवकूफ़ी कैसे साबित होगी, तो वो आगे देखेंगे। तो सबसे पहले कि कार्जा एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस हैं, इसमें दिक्कत क्या होगी। तो दिक्कत ये होगी कि जितने भी वर्ल्ड में ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो US डॉलर्स के टर्म्स में होते हैं। हर कंट्री एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स के टर्म्स में पेमेंट करता है। तो जब किसी भी कंट्री के ऊपर कार्जा एक्ट लगेगा तो वो डॉलर्स में पेमेंट नहीं कर पाएगा। और इसी के लिए अगर भारत के ऊपर कार्जा एक्ट लगता है तो भारत भी रसिया को जो S-400 के लिए पेमेंट करेगा वो डॉलर्स में नहीं कर पाएगा। दूसरी बात है, द सेकेंड सैंक्शन विल हैव ग्रेटर consequences ऑन इंडिया US रिलेशन। अब सेकेंड सैंक्शन क्या है? एक्सपोर्ट सैंक्शन है कि हमारे और आपके बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो बात चलती है, मतलब जो बिजनेस होता है, वो रोक दिया जाएगा। तो ये दो प्रोविजंस होते हैं जो कि भारत के लिए ख़तरनाक हैं कार्जा एक्ट के, कि मतलब अगर हम कोई दूसरी कंट्री से कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो हम डॉलर में ख़रीदते हैं, तो हम डॉलर में पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉलर तो अमेरिका की ही करेंसी है। तो अगर हम डॉलर में नहीं पेमेंट कर पाएंगे तो यानी कि हम कोई चीज़ खरीद ही नहीं पाएंगे तो ट्रेड भी नहीं कर पाएंगे कोई भी कंट्री के साथ। और अमेरिका के साथ तो जो ट्रेड है वो तो वैसे ही फंस जाएगा। लेकिन इसके अंदर एक खासियत है कि द US प्रेसिडेंट वाज गिवन द अथॉरिटी इन 2018 टू वेव कार्जा सैंक्शंस ऑन ए केस बाय केस बेसिस। तो अब ऐसी बात नहीं है कि अगर कार्जा एक्ट लगा दिया गया तो वो हमेशा के लिए हो गया, नहीं, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज भी हो सकता है। जैसे कि अभी बात चल रही है कि ईरान के ऊपर से कार्जा एक्ट हटा दिया जाए, क्योंकि रूस के अंदर से जो ऑयल की सप्लाई होती थी वो तो अब रुक गई है और आने वाले समय में और भी रुकेगी। तो इसको मेंटेन करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो हटा दिए जाए, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की सप्लाई जो है वो रुके नहीं या कुछ हद तक मेंटेन हो सके। ठीक है, अब जो मेन बात यह है कि आखिर भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाना बेवकूफ़ी क्यों होगी, कार्जा एक्ट बेवकूफ़ी क्यों होगी। तो यहाँ पर देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो इंपोर्ट है भारत से, मतलब कि भारत जो यूनाइटेड स्टेट को जो सामान बेचता है वो बेचता है 77.02 बिलियन डॉलर्स का। ये 2021 का रिपोर्ट है। अब 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं। ठीक है, तो 1 बिलियन के अंदर 100 करोड़ होते हैं, यानी कि हम लोग अमेरिका को 7700 करोड़ का सामान बेचते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम लोग अमेरिका से ख़रीदते कितना है? तो 32351 मिलियन, इतने का सामान हम लोग यानी कि भारत अमेरिका से लेता है। ठीक है,
तो अब ये देखना है कि अमेरिका भारत से जितना सामान खरीदता है और भारत अमेरिका से जितना सामान खरीदता है, इसके अंदर नेट प्रॉफिट जिसका होगा उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा कार्जा एक्ट के लग जाने से। तो डाटा आपके सामने है, सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं, आप खुद ही कंपेयर कर सकते हैं, इसमें बोलने वाली कौन सी बात है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अमेरिका भारत के ऊपर कार्जा एक्ट लगाने में हिचकता है, और इतना हिचकता है कि उसकी पार्लियामेंट में ये तक बोल दिया जाता है कि भारत के ऊपर कार्जा एक्ट लगाना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपके सामने हैं, आप खुद कंपेयर करें। अब भारत का क्या स्टैंड है कि S-400 हम लोग रसिया से ख़रीद के ही रहेंगे। क्यों? ऐसी बात नहीं है कि कोई ख़ास दोस्ती है, या फिर जो भी दोस्ती तो अपनी जगह है, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जो भी दोस्ती या जो भी होती है वो ट्रेड के अनुसार होती है। तो भारत का ये कहना है कि चूँकि चाइना जो है वो भी एक एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है, और 6 बटालियंस यानी कि टोटल 6 मिसाइल सिस्टम चाइना ने खरीदने के लिए 2015 में ही एग्रीमेंट कर लिया है, जिसकी डिलीवरी जनवरी 2018 में ही शुरू हो चुकी है। और चाइना हमारा बिल्कुल नेबर है, और दुर्भाग्यवश चाइना के साथ हमारे रिलेशंस अभी अच्छे नहीं हैं। तो चाइना जब S-400 मिसाइल खरीद रहा है, और आगे चल कर के अगर कोई अनफॉर्चुनेट वार लाइक सिचुएशंस हो जाती हैं, तो S-400 जो है वो गेम चेंजर की तरह बिहेव करेगा। हमारे फाइटर जेट्स उनके पास जा ही नहीं पाएंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं होगा तो उनके फाइटर जेट्स हमारे पास आने लगेंगे। तो उसको काउंटर अटैक करने के लिए हमारे पास S-400 जैसा मिसाइल सिस्टम होना चाहिए, ये भारत का स्टैंड है। ठीक है, तो ये बात समझना इम्पॉर्टेंट है कि कार्जा एक्ट जो था, जो कि भारत के ऊपर लगाने की बात चल रही थी, और अमेरिका के सीनेटर ने इसको बेवकूफ़ी कहा, वो 2 कारणों से मेनली कहा है। और वो अगर देखा जाए तो एक कारण से ही कहा गया है, वो है ट्रेड, कि अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड है ये हम लोग को हर हाल में बचा के रखना होगा। देखिए, भारत आज की डेट में वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। इतना बड़ा मार्केट है कि हर कंट्री चाहता है कि हम भारत के साथ ट्रेड करते रहें, भले जो भी सिचुएशन हो, लेकिन हमारा ट्रेड बना रहे। और इसी चीज़ को भारत को यूज करना होगा। जब भारत अपने मार्केट को यूज करेगा कि हम दुनिया से चीज़ें खरीदते हैं, तो ख़रीदने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ अच्छा रिलेशन रखिए, कोई कार्जा एक्ट मत लगाइए। तो उसके लिए कार्जा एक्ट लगाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप अपना ही ट्रेड कम कर देंगे तो आपकी भी इकोनॉमी पर असर ज़रूर आएगा। भारत की इकोनॉमी पे तो आएगा ही, क्योंकि हम लोग भी कहीं से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी इकोनॉमी पे भी फ़र्क आएगा। तो ये था कार्जा एक्ट और S-400 और रसिया यूक्रेन वार और अमेरिका के बीच का जो मामला चल रहा है उसके बारे में एक एनालिसिस की कोशिश। वीडियो अगर आपने समूचा देखा है तो आपको कैसा लगा वो नीचे कमेंट में लिखें, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट में बताएं। वीडियो अगर ठीक लगा हो तो लाइक आप लोग कर ही सकते हैं, और अगर बार बार नोटिफिकेशंस और ये सब चाहते हैं तो सब्सक्राइब का ऑप्शन भी है, वो आपके ऊपर है, करना चाहें तो कर लें। थैंक यू।